लोग अक्सर ये समझने में गलती कर देते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी नहीं होती, बल्कि गलत लोग पॉलिटिक्स तक पहुंच जाते हैं। भारत एक देश जहाँ टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही। हमारे देश में एक से एक ब्रिलियंट माइंड्स पैदा होते हैं, जिनमें टैलेंट और कैपेबिलिटी दोनों भर भर कर मौजूद हैं। लेकिन जब भी हमारे देश में वोट डालने की प्रक्रिया होती है, तो वो सिर्फ एक बटन दबाकर सरकार चुनना नहीं होता, बल्कि उस वक्त लोग अपनी पावर उन हाथों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं जो देश को सिस्टमैटिक तरीके से चला सके। लेकिन क्या हो अगर उन हाथों पर ही किसी के खून के निशान लगे हो, किसी बच्ची के बलात्कार करने के आरोप लगे हो, या खुद ही डाकू बनकर अपने ही देश में डाका डाल रहे हो। मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सभी पॉलिटिशियन एक ही जैसे हैं, जिनमें टोपे कुर्ता पहने नेता के भेष में अपराधी छुपे बैठे हैं। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना या पब्लिक मीटिंग्स करना नहीं होता। जब लोग किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो वो उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी तरफ से फैसले ले, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उनके इंटरेस्ट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक पहुंचाए। एक पॉलिटिशियन का काम पॉलिसीज पर वोट करना, डेवलपमेंट प्रोसेस को अप्रूव करना और सरकारी काम के लिए गाइड करना होता है। अब उसके डिसीजन का इफेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के डेली लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज जैसे कि सेफ्टी, पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस पर पड़ता है। लेकिन जब ये काम किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जिसका काम ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों के साथ मारपीट करना और गुंडागर्दी करना हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति ये सब जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा। तो मेरा सवाल बड़ा ही सिंपल है कि आखिर ये अपराधी हमारे देश में इलेक्शन जीत कैसे जाते हैं। इसके पीछे भी 5 बड़े कारण हैं, जिसमें 5वां मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे आप में से बहुत से लोग शायद एग्री भी करें और कुछ हो सकता है शायद डिसएग्री भी करें। तो जी पहला रीज़न तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि हमारे देश के जो लॉज़ हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति को भी इलेक्शन लड़ने की परमिशन देते हैं, जिस पर कई सारे सीरियस एलिगेशंस लगे हो और कोर्ट में उसके खिलाफ कई सारे केस चल रहे हो। अगर मैं आपको इनके नंबर्स बताऊं, तो हमारे देश में एट प्रेजेंट जितने भी एमपीज़ हैं, जो लोकसभा में बैठकर हमारा और हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, उनमें से 46% एमपीज़ के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केस चल रहे हैं। यानी हमारे देश की संसद भवन में जितने भी एमपीज़ बैठे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट आधे एमपीज़ पर तो कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन और हेट स्पीच जैसे मामले शामिल हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग अगर ये सोच रहे हो कि इसमें से आधे से ज्यादा एमपीज़ तो इस पार्टी या उस पार्टी के ही होंगे, जिस पार्टी को हमने वोट दिया है उसके एमपी एमएलए तो नहीं हो सकते। भला वो पार्टियां क्यों किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देगी जिस पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हो। लेकिन असल में आपने किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, इस लिस्ट में हर पार्टी के नेता का नाम शामिल है, जिन पर कई गंभीर आपराधिक मामलों में केस चल रहे हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में एमपीज जीत कर आए थे, उसमें से बीजेपी से जीतने वाले 39% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं। कांग्रेस से जीतने वाले 49% एमपीज पर केस दर्ज है और समाजवादी पार्टी और टीएमसी से जीतने वाले 45% एमपीज पर केस चल रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर किसी भी नेता पर ईडी या सीबीआई केस दर्ज करे या उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, तो उसे तानाशाही या पॉलिटिक्स का नाम देकर डिफेंड करने की कोशिश मत करना, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से, मतलब किसी भी पार्टी से ही क्यों ना हो। कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करने ही आए हैं। अब हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक है या लूपहोल कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर वो कैंडिडेट जिन पर भले ही कितने भी सीरियस एलिगेशन क्यों ना लगे हो, उनके खिलाफ कितने ही केस पेंडिंग पड़े हो, लेकिन फिर भी वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं जब तक कि वो किसी भी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट ना हो जाए। लेकिन हमारे देश के लोगों की क्या मजबूरी है कि उन्हें इन कैंडिडेट को ही चुनकर वोट डालना पड़ता है और वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्राइम करने के साथ साथ अपने आसपास के लोकल एरिया में आम लोगों के बीच अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब मुख्तार अंसारी का ही केस देख लीजिए, जिस पर 60 से 70 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन फिर भी वो लगातार साल 1996 से 2017 तक इलेक्शंस जीतता आ रहा था।
क्योंकि वो भले ही एक बड़ा अपराधी हो जिस पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग जैसे मुकदमे दर्ज थे, लेकिन फिर भी वो गरीबों के लिए एक मसीहा था, जिन्हें वो कभी कभार मदद के नाम पर कुछ पैसे दे दिया करता था, या फिर किसी का कोई जमीन का मामला हो जिसका केस कोर्ट में कई सालों से अटका पड़ा हो, वो उसकी जमीन दूसरे से छीनकर उसे दिला देता था। भले ही इसके लिए वो किसी का मर्डर कर दे, या वो पैसे जो वो गरीबों को बांटता था वो उसने किसी दूसरे से फिरौती से कमाए हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे अपना मसीहा मानते हुए अपना वोट भी उसे ही देते थे। और इसी तरह से लगभग हर क्रिमिनल गरीबों का फायदा उठाते हुए उनका वोट पा लेता है, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बन जाता है। तो इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे देश में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कास्ट के नाम पर वोट डालते हैं। इसीलिए बहुत से लोग इन क्रिमिनल्स की कास्ट देखकर भी इन्हें वोट दे देते हैं। अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी के भी लोग हैं, जिन्हें ना तो किसी कैंडिडेट के क्रिमिनल बैकग्राउंड से कोई फर्क पड़ता है और ना ही उनकी कास्ट से। वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करने जाते हैं, भले ही उस पार्टी के टिकट से कोई भी कैंडिडेट लड़े। पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इन क्रिमिनल्स को टिकट देने का एक रीजन ये भी होता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, ताकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटा सके, जिसके चलते इन क्रिमिनल्स के पास गरीबों का सपोर्ट और पैसा दोनों ही होता है, जो उन्हें पार्टी से टिकट दिलाने में काफी मदद करता है। इनफैक्ट कई केसेस में तो पॉलिटिकल पार्टीज ही इन क्रिमिनल्स पर डिपेंड होती है कि वो इलेक्शन के लिए उनके लिए कैपिटल रेज कर सकें, जो वो ब्लैक मनी और एक्सटॉर्शन की मदद से इकट्ठा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईयर 1993 में जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसकी जब इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई तो पता चला दाऊद इब्राहिम की गैंग डी कंपनी के गवर्नमेंट ऑफिशियल और पॉलिटिशियन के साथ काफी क्लोज रिलेशंस थे। इनफैक्ट कई कई जगह तो ये भी क्लेम किया गया है कि दाऊद इब्राहिम की गैंग इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स दिया करती थी, ताकि इसके बदले में वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन का धंधा चला सके। हालांकि इस बात के कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं मिले, लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा क्लेम किया गया है। हमारे देश की राजनीति में क्रिमिनल एलिमेंट का शामिल होना इतना कॉमन हो चुका है कि अब तो इस बात पर भी हैरानी नहीं होती कि जिन कैंडिडेट्स पर मर्डर और रेप जैसे इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हो, उन्हें देश की सबसे बड़ी पार्टियों से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट्स मिल जाती हैं, जिसके चलते साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करते हुए एक ऑर्डर पास किया था कि उन्हें अब अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के 48 आवर्स के अंदर ही उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड पब्लिश करना पड़ेगा, कि अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो वो क्या केस है, उन पर टोटल कितने मुकदमे दर्ज है और किन किन धाराओं में केस दर्ज है। इसके साथ साथ उन पॉलिटिकल पार्टियों को इसके पीछे का रीजन भी बताना होगा कि जिन कैंडिडेट का पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें टिकट क्यों दे रहे हैं, कि वो ये इंश्योर करें कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड एक लोकल न्यूज़पेपर जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इनकी जानकारी दी जाए। लेकिन अब आप खुद ही याद कर कर बताएं कि आपने आज तक कितने पॉलिटिकल पार्टीज के न्यूज आर्टिकल्स या उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी है जिसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में बताया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑर्डर दे दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये बात इंश्योर करनी होगी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट के क्रिमिनल बैकग्राउंड को पब्लिश करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाता है, तब उसे अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ अपने वेल्थ और अपने क्रिमिनल केसेस की सारी डिटेल देनी पड़ती है, कि उसके पास टोटल कितनी संपत्ति है और उस पर कुल कितने केस चल रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को खुद भी उन कैंडिडेट्स के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा जागरूक हो सकें? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने कैंडिडेट की क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसे छापती है कि जिसका पता सिर्फ क्या तो छापने वाले को होता है या उन पॉलिटिकल पार्टियों को। इनफैक्ट मेरा तो यहाँ तक भी मानना है कि इलेक्शन कमीशन को हर एक वोटिंग सेंटर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स पर उन क्रिमिनल कैंडिडेट्स की तस्वीर और उनकी पार्टी का नाम छापना चाहिए, ताकि वोट डालने आए लोगों को उनका पता चल सके। लेकिन अब शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये आर्ग्यू करेंगे कि ये तो सीधा सीधा वोटर्स को मैनिपुलेट करने वाली बात होगी,
कि वो होर्डिंग देखकर उन्हें वोट ना डालें। तो इस बात की चिंता आपको या मुझे नहीं, बल्कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को होनी चाहिए, जिन्होंने अपनी पार्टी का टिकट देकर उन्हें इलेक्शन में खड़ा किया था, ताकि वो अगली बार सोच समझकर सही कैंडिडेट चूज़ करें। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।